हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसआईक्यू डेली करंट अफेयर सेशन। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है, हाल ही में लद्दाख में हिम तेंदुओं की संरक्षण के लिए गठित संस्था का नाम क्या है। इस संस्था का नाम सान कंजर्वेशन सोसाइटी है। अभी लद्दाख में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए और उसके आवास के संरक्षण के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी। ठीक है, स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर मतलब SHAN। इसके अलावा कंजर्वेशन सोसाइटी यानी सान कंजर्वेशन सोसाइटी इसका नाम है। लद्दाख में हिम तेंदुओं और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। लद्दाखी भाषा में जो स्नो लेपर्ड होता है उसको सान कहा जाता है, तो इसीलिए इसी के नाम पर इस संस्था का नाम सान रखा गया है। इस संस्था का अध्यक्ष लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे और इसका संचालन लद्दाख के वन्य जीव संरक्षण विभाग के द्वारा किया जाएगा। अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करें तो ये लद्दाख की राजकीय पशु है। IUCN के रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अनुसूची 1 में जब किसी भी स्पीसीज को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा जाता है, इसका मतलब है कि उस स्पीसीज को भारत सरकार का सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त होता है। यानी उसका इलीगल ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता, उसका शिकार नहीं हो सकता, काला बाजारी नहीं हो सकता। अगर ये सब चीज़ करते पाया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और उसका जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, हिम तेंदुए लद्दाख के अलावे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। अगर हम स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट को देखें, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जिसमें से अकेले लद्दाख में केवल 477 पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है रिलेथॉन 2026 अभियान से रिलेटेड। अभी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया रिलेथॉन 2026 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कॉलेज के छात्रों के बीच साइबर फ्रॉड और डिजिटल बैंकिंग सुविधा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। समझिए इसको, ये जो अभियान है इसका आयोजन RBI और केरल पुलिस इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, और इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए RBI और केरल पुलिस ने मुख्य रूप से जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनको चुना है। इनके माध्यम से वो शॉर्ट वीडियोज और रील क्रिएट कराएंगे और फिर इसमें जो टॉप रील और शॉर्ट वीडियो होगा उसको अपने वेबसाइट पे RBI और केरल पुलिस अपलोड करेंगे। इसमें जो टॉप 3 वीडियोज होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड होगा, मतलब जो पहले स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आएगा, उसे प्राइज भी दिया जाएगा। फर्स्ट विनर को 75,000, सेकंड विनर को 50,000 और थर्ड विनर को 25,000 रुपए दिया जाएगा। भाग लेने वाले छात्रों को साइबर सुरक्षा एम्बेसडर बनाया जाएगा। जो भी छात्र इस अभियान में भाग लेंगे उन्हें साइबर सुरक्षा एम्बेसडर कहा जाएगा। ठीक है, RBI की अगर हम बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। ये RBI के 26वें गवर्नर हैं। इससे पहले RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास थे, वो RBI के 25वें गवर्नर थे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। एक्सरसाइज पीच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज पीच ब्लैक 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसे समझिए। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया का जो एयरफोर्स है, रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स RAAF, इसके द्वारा करवाया जा रहा है। ये एक बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक हवाई युद्ध अभ्यास होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कई सारे देश हिस्सा लेते हैं और प्रत्येक 2 साल में इसका आयोजन होता है। ये एक हवाई युद्ध अभ्यास मतलब एयरफोर्स के लिए ये एक एक्सरसाइज होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1981 में किया गया था और भारत ने इसमें पहली बार 2018 में हिस्सा लिया था। उसके बाद भारत ने इसमें 2022, 2024 और 2026 में भी हिस्सा लिया था। 2020 में इस एक्सरसाइज को रद्द कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से इसमें भारत ने हिस्सा नहीं ले पाया था क्योंकि एक्सरसाइज ही रद्द हो गया था। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और टिंडल वायुसेना केंद्र पर किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अगर देखें तो एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की थल सेना अभ्यास है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो थल सेनाएं हैं इनके बीच ये अभ्यास होता है, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। एक्सरसाइज ऑसिनडेक्स, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना अभ्यासों के बीच। अगर हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। इसमें क्वाड देश शामिल होते हैं। क्वाड में 4 देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
जापान और यूएसए। ठीक है, तो इन चारों देशों की जो नौसेनाएं होती है उनके बीच मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन करवाया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के नीस में स्थित गैलरीज लाफायट स्टोर में यूपीआई सेवा का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रांस के नीस शहर में जो गैलरीज लाफायट स्टोर है, यहाँ पे अभी यूपीआई सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन हमारे मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल ने किया था। पीयूष गोयल भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, अभी फ्रांस में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए हमारे यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एनपीआईएल है, अंतर्राष्ट्रीय शाखा जो है एनपीसीआई की, एनपीआईएल, इन्होंने लायरा के साथ एक एमओयू किया। एनपीआईएल ये इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है एनपीसीआई की, और लायरा ये फ्रांस की फिनटेक कंपनी है। इन दोनों के बीच एक एमओयू हुआ। इस एमओयू के तहत फ्रांस में अभी यूपीआई को, फ्रांस की गैलरीज लाफायट स्टोर में यूपीआई को लॉन्च किया गया है। ठीक है, एनपीआईएल जो है एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एनपीआईएल का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, ये एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा होती है। इससे पहले भी फ्रांस में यूपीआई एक्टिव था। फ्रांस के एफिल टावर पर यूपीआई काम कर रहा था। 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम यूपीआई की बात करें तो वर्तमान में भारत के अलावे टोटल 9 देश हैं जहां पे यूपीआई काम कर रहा है। ठीक है, और यूपीआई अपनाने वाला फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का पहला देश है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी और यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था, लेकिन इसे आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा। हाल ही में मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में खोजी गई लिंक्स स्पाइडर की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम हेमाटिलिवा माओलिंगोट रखा गया है। समझते हैं इसको। तो अभी मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स वाला जो जिला है, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक गांव है माओलिंगोट गांव। इसी गांव में जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की टीम है और कलकत्ता विश्वविद्यालय का साइंटिस्ट, इन दोनों टीमों ने मिलकर इस गांव में एक नई प्रजाति का स्पाइडर ढूंढा है जो लिंक्स स्पाइडर प्रजाति से बिलोंग करता है, और ये ऑक्सीपाइडी परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम इन्होंने हेमाटिलिवा माओलिंगोट दिया। माओलिंगोट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये माओलिंगोट गांव में ढूंढा गया था, इसीलिए। इसका आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, मतलब आपकी उंगली का जो नाखून होता है ये उससे भी छोटा इसका आकार होता है, काफी सूक्ष्म होता है। ये रहने के लिए और शिकार करने के लिए जाला नहीं बुनती। जैसे बाकी मच्छर जो मकड़ी होते हैं वो अपने शिकार के लिए और रहने के लिए जाला का निर्माण करता है, ये जाला का निर्माण नहीं करता। तो शिकार करने के लिए अपने साफ विजन पे डिपेंड करता है और काफ़ी फुर्ती होता है इसमें। तो अपने साफ विजन और फुर्ती से ये शिकार को कर लेता है, और ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के रूप में कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के रूप में इसलिए कार्य करती है क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहता है, आमतौर पर ये कहाँ पाया जाता है, तो असम के जो पूर्वी खासी हिल्स का जो पहाड़ी का ढलान वाला एरिया है, वहाँ पे जो चाय बागान होते हैं उसके झाड़ियों में ये पाया जाता है। तो चूंकि जो चाय बागान होते हैं तो उसमें जो वैसे हानिकारक कीड़े होते हैं जो फसल को नष्ट करता है, वैसे कीड़ों को ये खाता है। ठीक है, वैसे कीड़ों को ये खा जाता है, जिसकी वजह से इसको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के रूप में माना जा सकता है। इसे अभी नेशनल एकेडमी साइंस लेटर में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स में बेंगलुरु ने एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? समझिए इसको। तो अभी जो GSER रिपोर्ट 2026 है, इसे जारी किया गया। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु ने एशिया में सेकंड स्थान प्राप्त किया है एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर श्रेणी में। एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर श्रेणी में ही पहला स्थान चाइना के बीजिंग शहर को मिला है। ध्यान दीजिएगा, एशिया में पहले स्थान पर चाइना का बीजिंग है, जबकि दूसरे स्थान पर हमारा बेंगलुरु है। ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइड इसी श्रेणी में देखें तो पूरी दुनिया में बेंगलुरु को इसी श्रेणी में 7वां स्थान मिला है, जबकि टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में बेंगलुरु शहर को 15वां स्थान मिला है। ठीक है, तो बेंगलुरु एशिया में एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में दूसरे स्थान पर रहा, पहले स्थान पर बीजिंग रहा, और ग्लोबल लिस्ट में बेंगलुरु 7वें स्थान पर रहा। दुनिया के टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम शहर की बात करें, ठीक है, तो उसमें बेंगलुरु 15वें स्थान पर रहा है। वर्तमान में बेंगलुरु में 30 एक्टिव यूनिकॉर्न मौजूद हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है वैसी कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या उससे अधिक हो, और
बेंगलुरु में अभी ऐसे 30 कंपनियां एक्टिव हैं जो काम कर रही हैं। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो अभी इसके अनुसार बेंगलुरु ने दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उन्होंने बेंगलुरु ने एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यूनिकॉर्न ऐसी कंपनियां जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। GSER यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया जाता है और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम पर रिसर्च की जाने वाली सबसे विश्वसनीय और व्यापक रिसर्च रिपोर्ट है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वर्ष 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी सुंदर राज पट्टीलिंगम, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के IG के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किस राज्य के कैडर से संबंधित हैं? तो ये छत्तीसगढ़ कैडर से संबंधित है। ठीक है, सुंदर राज पट्टीलिंगम जो है 2003 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। ये मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने करियर का लगभग 12 साल एक ऐसे इलाके में बिता दिया जो काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है, बस्तर छत्तीसगढ़ का एक इलाका है जो काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। ठीक है, इस बस्तर क्षेत्र में इन्होंने 12 साल तक अपनी सेवाएं दी है। केंद्र सरकार ने इन्हें अभी NIA के इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया है। NIA को समझते हैं, इसका मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। इसका गठन 31 दिसंबर 2008 को NIA एक्ट 2008 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और कार्य करता है। NIA किन सेक्टर्स में जांच करती है, किन मामलों की जांच करती है? तो आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़े मामले की जांच करती है। इसके अलावा टेरर फंडिंग की जांच करती है, फेक करेंसी की तस्करी की जांच करती है, साइबर आतंकवाद और मानव तस्करी की जांच करती है। इसके अलावा परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपराध और हाईजैकिंग, जो विमान अपहरण हो जाता है, इन चीज़ों की जांच करती है। ठीक है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का लोगो है। हाल ही में NCR रीजनल प्लान 2041 के तहत कितने नए नमो शहरों के विकास का प्रस्ताव रखा गया? ओके, तो हमने इसका MCQ नहीं देखा था, ये छत्तीसगढ़ कैडर से आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हाल ही में NCR रीजनल प्लान 2041। NCR रीजनल प्लान 2041, इसके तहत कितने नए नमो शहरों के विकास का प्रस्ताव रखा गया है? तो अभी इस प्लान के तहत 4 नए नमो शहर के विकसित करने की बात की गई है। नमो शहर क्या होता है समझिए। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली का NCR है, इसका जो साइड वाला एरिया है, जो खाली पड़ी जमीन है, वैसे जगहों पे आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से नए शहर बसाए जाएंगे ताकि जो मेन सिटी है वहाँ के जो बर्डन है, क्योंकि वहाँ की जो आबादी है काफ़ी बढ़ रही है, ट्रैफिक काफ़ी बढ़ रहा है, पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, इन चीज़ों को कम करने के लिए इन्हें बाहर की ओर नए नए शहरों की ओर डाइवर्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आबादी भी घटेगा, पॉल्यूशन भी घटेगा और ट्रैफिक भी कम होगा। तो इसके लिए जो नए नए शहर स्थापित किए जा रहे हैं उन्हें नमो शहर नाम दिया गया है। ऐसे ही 4 नए नमो शहर अभी बनाए जाने हैं NCR रीजनल प्लान 2041 के तहत। दिल्ली NCR में बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और प्रदूषण का दबाव कम करने के लिए इन नए शहरों का विकास किया जाना है। इसके लिए 4 नए आधुनिक शहर बसाए जाएंगे NCR रीजनल प्लान 2041 के तहत। ठीक है, NCR को समझिए। NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। इसकी स्थापना 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड 1985 के तहत किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली पर आबादी के बढ़ते बोझ को कम करना था। ठीक है, NCR में दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य आता है और इसमें सबसे बड़ा जो एरिया है हरियाणा का आता है। इसमें 24 जिले शामिल हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।